हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 10 वालों के लिए एनसीईआरटी ना केमिस्ट्री या साइंस के हैं। साइंस का जो है चौथा पार्ट है जिसका नाम क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। उसका लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 जिसमें आपने बात की है ना किसके बारे में भाई, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के विषय में चर्चाएं की है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप एल्केन पढ़ते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एल्काइन के विषय में पढ़ते हैं। एल्केन में आपका एग्जांपल मैंने लिखवाया था मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उन सब का मैंने फार्मूला भी लिखना सिखाया था आपको कैसे लिखना है। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और एल्कीन का पहला सदस्य कौन है, एथीन होता है। एथीन होता है क्यों, क्योंकि पहला सदस्य अगर आप रखेंगे n का मान तो वहाँ CH2 मिल जाएगा, क्योंकि फार्मूला CnH2n होता है एल्कीन का, CnH2n, तो वहाँ CH2 मिल जाएगा। CH2 संभव नहीं है, CH2 संभव नहीं है। ठीक है, वो अस्थाई होता है, स्थाई नहीं होता है। तो इसलिए पहला सदस्य क्या मानते हैं, पहला स्थाई सदस्य जो है वो एथीन होता है। उसके बाद इसी प्रकार जो है, या उसके बाद कहते हैं ना, एल्काइन का जो है पहला सदस्य कौन होता है, एथाइन होता है। मैंने आपको कुछ कहा था कि भाई एल्केन में जैसे सदस्य है ना CH4 वगैरह हैं, इन सब के स्ट्रक्चर से बनाने CH4, C2H6, एल्केन सब हैं, C3H8, C4H10, C5H12, इन सब का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। इसके बाद आपको मैंने दिया था क्या बनाया, आप C2H4 का बना लो, C3H6 का बना लीजिए आप, C4H8 का बना लो, C5H10 का बना लो, C6H12 का। इसके बाद बात कर लें आप एल्काइन में, C2H2 का बना लें आप, C3H4 का, C4H6 का, C5H8 का, C6H10 का, 2 गुना से 2 कम ना। अब इसका बनाएंगे आप, मान लो अच्छा देखो, अगर आप जान गए कि एल्केन है, ये सब एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अगर आप जान चुके हैं कि वो एल्केन है, तो उसमें जितना भी कार्बन मान लो पहले का बना रहे थे, जितना भी एक कार्बन दिया है, चलो एक ही कार्बन है, बाकी देख लो, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन लगा दिया जाएगा, इसका नाम होगा मेथेन, नाम है मेथेन, मेथेन इसका नाम है। दूसरी बात करें तो अगर आपके पास 2 कार्बन लगा दो, इसके बाद देखो कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 होने का मतलब कार्बन के पास कुल मिला के 4 बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब है कार्बन के पास कुल मिला के 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ पे कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, इसका 3 वैलेंसी खाली है। तो अगर वैलेंसी खाली है और हाइड्रोकार्बन केवल है, कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, उनमें आपको वैलेंसी को संतुष्ट करना है, तो एक कार्बन लगा लिया, कार्बन के बाद रहेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगाना यहाँ भी लगाना है। तो देखो हर हाइड्रोजन एक बॉन्ड को दिखाता है, प्रत्येक हाइड्रोजन एक बॉन्ड को दिखाता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे ताकि इसका 3 बॉन्ड पूर्ण हो जाए, जो कि खाली है, एक ही बॉन्ड लगा हुआ है, 3 बॉन्ड खाली है। तो इन तीनों बॉन्डों की पूर्ति जो है, तीनों बॉन्डों को पूरा करेंगे आप 3H लगाकर। ऐसे यहाँ भी 3 बॉन्ड पूरा करेंगे 3H लगाकर। अगला बात करें, यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन लगा लिया जाए, इसका एक बॉन्ड पूरा है, 3 बॉन्ड खाली है, 3H लगा देंगे आप। अगले में क्या हुआ, 2 बॉन्ड पूरा है, तो 2 बॉन्ड खाली है, 2H लगा देंगे आप। जितना बॉन्ड खाली है उतना H लगा दो, यहाँ पे भी 3H लगा देंगे। इसके बाद अगले में लगा लेंगे, आ जाएगा नीचे देखो यहाँ पे। चौथी की बात करें तो मान लो 4 कार्बन लगा लेंगे आप, इसमें क्या 3H लगा देंगे भाई, 3 बॉन्ड खाली, यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 3H। आप चाहें तो देखो, आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे आप चाहें तो ना, इतना बड़ा ना लिख के स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे आप। ये आपका स्ट्रक्चर है, ओपन
ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर शॉर्ट में बनाना हो तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड दिखा दो, बाकी 3H उधर भी कर सकते हैं। इस H को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरफ भी लिख सकते हैं आप, या इस तरफ 3H यहाँ लिख दिया गया, इसका 3H यहाँ लिख दिया गया। जैसे आपने मान लीजिए ऐसे लिख दिया, वो गलत नहीं होगा। CH3 H3C नहीं पढ़ेंगे, हाँ CH3 पढ़ेंगे, इधर का इधर पढ़ेंगे CH3, इधर का इधर पढ़ेंगे, इधर का CH3, इधर से भी CH3, ऐसा नहीं H3C पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, उधर का उधर, इधर का इधर। अगर इसका बनाएंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं चाहे तो, CH3 इधर कर दो, 3H है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद CH3। ये हालांकि आपको यही बनाना है, ये भी जानते रहे, ऐसा ही बन सकता है। ओपनली बनाइए, ओपनली बना हुआ है। इसका जब बनाएंगे जानते हैं क्या बनेगा, CH3 CN, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इस H को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। सही तरीका तो यही है कि आप H को यहाँ ही लिखिए, लेकिन अगर उधर लिखा भी गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात करें, अगर एल्कीन है, एल्कीन होने का मतलब जितना भी कार्बन है उनमें किसी एक स्थान पे डबल बॉन्ड लगाना है। जितने भी कार्बन आपके पास उपस्थित है उनमें से किसी दो कार्बनों के बीच क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। इन्हीं दो कार्बन के बीच एक बार, और आप प्रयास करें कि जो डबल बॉन्ड है वो किनारों पर ही लगाया जाए। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को किनारों पर ही लगाया करें। अब उसका रीजन क्यों है, किनारों पर क्यों लगाना चाहिए, उसका वजह मैं बताऊंगा। जब आप IUPAC नाम लिखेंगे ना तो वहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन भी दिखाते हैं कि किसरे पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, पहले कार्बन पे है कि दूसरे कार्बन पे है, किस कार्बन पर है। तो अगर आप सामान्य नाम जो लिखते हैं एल्कीन एल्काइन ना, एल्कीन एल्काइन लिखा ही इसीलिए गया है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या तो इस किनारे पर होगा या तो उस किनारे पर होगा। अगर इस किनारे पर होगा तो इसे वन माना जाएगा, उस किनारे पर होगा तो हाँ। तो लिखा ही इसीलिए गया है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है, या एल्काइन की ही बात कर लें, इस किनारे पर या तो उस किनारे। मान लो अगर बीच में आ जाए, बीच में मान लो दूसरे कार्बन पे आ जाए, तो फिर वो एल्कीन नहीं लिखेंगे। डबल बॉन्ड की बात करो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मान लो बीच में आ गया दूसरे कार्बन पे, तो उसका नाम एल्कीन नहीं लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे एल्कीन 2 कि डबल बॉन्ड दूसरे पर है। जैसे प्रो मतलब ब्यूटीन कर लिया मैंने, ब्यूटीन 2, तो अगर आपने बीच में लिख रहे हैं डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड देखना पड़ेगा कि तीसरे पर है, दूसरे पर है कि तीसरे पर है। तो इस वजह से अभी आप जो है ये जान लो कि एल्कीन या एल्काइन बोलता है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कहाँ लगाना चाहिए, किनारों पर ही लगाना चाहिए, किनारों पर ही लगाना है। ठीक है, तो वन, जैसे वन आएगा किनारों पर तो वन ही आएगा, वन को नहीं लिखा जाता है सामान्य केस में, वन को लिखा, हाँ वन को जानते रहो, वन पर है नहीं लिखा जाता। अच्छा देखो ध्यान से, इधर बात करें तो यहाँ क्या है पता है कि आपका एथीन है, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ऐसे अगला भी बना लेंगे आप। ठीक है, अच्छा देखो इसका बनाना है C2H4 का, कैसे बनाएंगे आप दो कार्बन लिख लीजिए, हाँ भाई एक बार डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके बाद इसका दो वैलेंसी पूरा है, दो खाली है, लगा दीजिए आप, या आप इसको भी ऐसा लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड, इसको लिखा करो, इससे ये बन जाता है। अब अगर दूसरे वाले का बनाना है, अगले वाले का, तो कैसे बनाएंगे भाई, तीन कार्बन लिख लिया जाए, डबल बॉन्ड चाहे यहाँ किनारे पर लगाओ चाहे उस किनारे पर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2H लगाएंगे आप, यहाँ पे 1H ऊपर चाहे नीचे चाहे जहां लगा सकते, यहाँ पे 3H। इसको शॉर्ट में जानते हैं क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं, छोटा में लिखेंगे CH2, यस हाँ CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिख लिया जाएगा। अगले वाले की बात की जाए C4H8 है, तो 4 कार्बन लिख लिया जाएगा, 4 कार्बन, और उनमें किनारों पर या तो इस किनारे पर या तो उस किनारे पर डबल बॉन्ड कर दें। अब देख लो ना, देखो बराबर आएगा, देखो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, वहां भी तो है 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, बराबर आ जाएगा। इधर बात करें 2H, यहाँ 1H लगा दो,
यहाँ 2H, यहाँ 3H। इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं आप चाहें तो, CH2 बनेगा, डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, CH3। अगले का मान लो बनाना है 5 कार्बन वाला, तो 5 कार्बन लिख लेंगे आप, एक बार डबल कर दो, 2H लगाएंगे, यहाँ पे एक H, चलो नीचे लगा दे रहा हूँ, जगह नहीं, ऊपर नहीं लगा सकते, थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं ऊपर लगाई कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर चाहे नीचे चाहे जहाँ लगा सकते, स्वतंत्र स्वतंत्र है आप, चाहे यहाँ लगाओ चाहे ऊपर लगाओ। यहाँ क्या, एक H यहाँ लगाएंगे, इधर क्या, तो इसका छोटा फॉर्म बना सकते हैं आप, हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, आराम से लिख लेंगे आप। अब बाकी अगला बना लेना, अगला बना लेंगे आप। इसमें क्या है, इसमें देखो C2H2 का बनाना है, तो क्या करेंगे, C, भाई एल्काइन जान लो, एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इन का मतलब ये डबल बॉन्ड एक बार, आइन का मतलब ये एक बार ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक H लगा लेंगे, यहाँ पे एक H, इसका तो यही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। H को, हाँ ऐसा छोटा फॉर्म दिखाएंगे तो H का बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, H को जोड़ लेते हैं, हर H का मतलब सिंगल बॉन्ड है, हर H का मतलब है कि H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ एक सिंगल, 2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और है, मतलब उसके अलावा एक और है, एक ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अलावा एक और सिंगल बॉन्ड H। उसकी बात करें अगर अगले वाले की, तो 3 कार्बन लिखेंगे और एक बार ट्रिपल बॉन्ड, उस पर चाहे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से लगा देंगे, उसमें क्या है, यहाँ पे एक भी H नहीं लगाना है, चारों बॉन्ड पूरा है, यहाँ पे 3H, जब इसको लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगला क्या है, C4H6 का है, तो 4 कार्बन लिख लेंगे, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मान लो हमने, यहाँ करो चाहे वहां करो, बात एक ही, एक बार H लगाएंगे, इधर एक H भी नहीं लगेगा, एक भी H नहीं लगाएंगे आप, इधर 2H, इधर 3H, क्या लगा बना देंगे इसका शॉर्ट फॉर्म, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर CH3, तो 3 हो गए ना, चौथा क्या बनाएंगे, हाँ मतलब ये शुरू के 3 हो गए, सही तो है CH3, अच्छा कितने कार्बन, अच्छा यही क्या, CH2 CH3। अगला क्या है, 5 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, H लगा देना है, फिर यहाँ पे एक भी नहीं लगाना है, यहाँ पे 2H, यहाँ 2H, तो इसका बनेगा क्या, हाँ ये ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH2, CH3, ये मतलब ये बड़ा फॉर्म है छोटा फॉर्म है, और जब आपको स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगा तो बड़ा फॉर्म ही बनाइएगा, छोटा वाला नहीं, इस तरीके से ही बनाया जा सकता है। तो आप ये लिख लें, इसके बाद जानते ही पढ़ाएंगे आपको एल्किल समूह के बारे में, एल्किल समूह, ठीक है, रीडिंग कर लें अगर हो गया हो तो आपको। हेडिंग करेंगे आप एल्किल समूह, एल्किल समूह, इसको दिखाते हैं R और एक बॉन्ड के साथ, मैं इसका रीजन बता रहा हूं क्यों, इसको लिखो एल्किल समूह, एल्किल समूह, देखिए किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन के
किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन के निष्कासन के पश्चात शेष समूह को एल्किल समूह कहा जाता है। एल्किल समूह कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए आप, एल्किल समूह बनता कैसे है कि मान लीजिए आपने एल्केन लिया है, एल्केन को दिखाते हैं RH से। ध्यान दें आप, ये एल्केन है, एल्केन को RH से दिखाते हैं। अगर इसका एक H निकल जाए, H निकल जाए, H केवल अगर माइनस हो जाए, ये माइनस है, यहां से एक H अगर निकल जाता है, माइनस हो जाए, तो बचता है आपका R और ऐसा, इसको बोलते हैं हाँ एल्किल समूह। एल्केन से अगर एक H निकल जाए तो उसको बोलते हैं एल्किल समूह। ऐसे RH एल्केन को ऐसे दिखाते हैं R बॉन्ड H। यहां से अगर एक H माइनस हो जाए, गायब हो जाए, तो R विथ बॉन्ड बचेगा, इसी को बोलते हैं एल्किल समूह। मान लो एग्जांपल देखना अगर इसका है, जैसे मान लो आपका अगर CH4, इसका नाम है मेथेन। क्या नाम है? आप जान चुके इसका नाम मेथेन। अगर यहां से एक H निकाल दूंगा, H निकाल दिया, माइनस कर दिया हमने, तो मिलेगा आपको CH3 और एक बॉन्ड, H बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था, H हट गया, तो इसका नाम होगा मेथिल समूह। क्या नाम होगा? मेथिल है, इसका नाम मेथेन से मेथिल। अगर आपके पास एथेन है, क्या है, अगर एक H निकल जाए तो क्या बनेगा? एथिल, वो C2H5 होगा। एक H निकलेगा तो C2H5 हो जाएगा। एक H निकल चुका है, अब बॉन्ड बना देना कि भाई हर H बॉन्ड छोड़ के जाएगा, एथेन से बन जाएगा एथिल। अगर आपका प्रोपेन आ जाए, मान लो प्रोपेन समूह, प्रोपेन से अगर एक H निकल जाए तो आपको मिलेगा C3H7। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन नहीं यार, ये प्रोपेन से प्रोपिल। ठीक है, ध्यान दें आप, अगर प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बचता है? प्रोपिल समूह। क्या बचेगा? यही है कि बस बता रहा है कि एल्केन से एक H निकाल दो तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ भाई, एल्केन से H निकाल दो, एल्किल समूह बन जाता है। या उल्टा भी कह सकते हैं, अगर एल्किल में H जोड़ दो, एल्केन बन जाता है, ये भी हो सकता है, उसमें क्या है। देखिए मैंने एल्किल समूह का बताया है कि एल्किल समूह किसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेथेन से निकल जाए एक H, मेथिल बन जाएगा, एथेन से निकल जाए एथिल बन जाएगा, बस। इसके बाद एक पॉइंट आप पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूह। क्या पढ़ेंगे? ध्यान दीजिए आप, क्रियात्मक समूह, उसका कई नाम है, क्रियात्मक या कार्यात्मक, या प्रकार्यात्मक समूह। क्रियात्मक या कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक समूह, अंग्रेजी है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बोलते क्या है? वे परमाणु अथवा समूह, वे परमाणु अथवा समूह जो किसी अणु या यौगिक
जो किसी अणु या ब्रैकेट में कह सकते हैं यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों के लिए गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। मैं कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह उनकी संरचना बना के बता रहा हूं ना। क्या लिख रहा हूं? तरफ क्रियात्मक समूह लिख रहा हूं। और उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। क्रियात्मक समूह, ठीक है, उसका नाम, स्ट्रक्चर इसी बना दूंगा मैं। जैसे मान लो, देखो ध्यान से, एक क्रियात्मक समूह आपका होता है COOH। इसको ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और OH। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। नहीं नहीं, अम्ल नहीं, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक समूह। क्रियात्मक समूह है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक समूह। COH का नाम है कार्बोक्सिलिक समूह। जिसमें ये पाया जाएगा उसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसी यौगिक में अगर ये पाया जाए, ये समूह पाया जाए COOH, उस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक समूह है। किसी यौगिक में अगर ये पाया जाता है, ये समूह COH किसी भी यौगिक में अगर आपको दिख जाए तो आप क्या बोलेंगे? अम्ल। एक होता है आपका CHO, इसको लिखते हैं ऐसे C डबल बॉन्ड OH करके भी लिखते हैं। इसका नाम है अल्डिहाइड या एल्डिहाइड। और एक होता है आपका कीटोन C डबल बॉन्ड O। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये कीटोन है। और आपका एक है OH, इसका नाम है एल्कोहल। और इसके अलावा जो हैलोजन है, हालांकि हाँ ये हैलोजन है, ये भी क्रियात्मक समूह में आते हैं, लेकिन इनको क्रियात्मक समूह में ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। इनका नाम है हैलोजन। ठीक है, ज़्यादा इस पे फोकस ना करें, आप इन चारों को देखो कि यही पढ़ना है NCERT के आधार पर। जो है आपको यही पढ़ना है 10 के लेवल पे। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल जानते रहिए, भी क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, और एक हैलोजन है, इसको भी थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, इसको लिखिए फटाफट। ये देखो क्रियात्मक समूह का सूत्र है, मतलब पूरा नाम है क्रियात्मक समूह, कार्यात्मक समूह या पूरा कार्यात्मक समूह है, जानते रहिए कि उन सभी परमाणु या परमाणु समूहों को क्रियात्मक समूह कह सकते हैं जो किसी अणु में जुड़ने पर उसके रासायनिक गुणधर्म के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर ना, जैसे CH4 है ना, CH4 में जो H हटाया आपने, अगर यही जो CH3 बना है ना, ये एल्किल समूह है, लेकिन CH3 के साथ में अगर आपने ये लगा दिया COH, अब ये बन जाएगा यौगिक। अगर आपने CH3 के साथ में COH लगा दिया, ये एक यौगिक बन जाएगा। ठीक है, और ध्यान दो, अगर CH3 के साथ में आपने COH लगाया, इसका रिएक्शन कुछ अलग हुआ, अगर आपने CHO लगाया तो कुछ अलग हो जाएगा। है CH3 ही है, लेकिन अगर आप CH3 के साथ में COH लगा देते तो रिएक्शन अलग हो जाएगा। अभी क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं बताऊंगा मैं बाद में आपको, बस जानते रहो कि अगर COH जोड़ा गया तो इसका प्रॉपर्टी बदल जाएगा।
अगर आपने CHO जोड़ा तो प्रॉपर्टी बदल जाएगा। अगर आपने CO कीटोन जोड़ दिया कुछ अलग प्रॉपर्टी देगा, OH जोड़ दिया कुछ अलग प्रॉपर्टी। यही है कि ये यौगिक यौगिक वही है और वही है, उसमें इनका योग करने से उसका प्रॉपर्टी बदल जा रहा है, उसके रासायनिक गुणधर्म बदल जा रहे हैं। तो यही बताया गया कि वे परमाणु या समूह जो किसी अणु या यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जब ये किसी अणु या यौगिक में पाए जाते हैं, जब ये क्रियात्मक समूह किसी अणु या यौगिक में पाए जाएंगे तो वो अणु या यौगिक इन्हीं के हिसाब से व्यवहार करेगा। जैसे आपने CO जोड़ दिया, अब ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के समान व्यवहार करेगा। ये कार्बोक्सिलिक समूह है, अगर ये जुड़ जाएगा तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रॉपर्टी अलग हो, मतलब कुछ अलग होगा, एल्डिहाइड का कुछ अलग होगा, कीटोन का कुछ अलग होगा। ऐसी ही बात होती, ऐसी ही बातें होंगी, थोड़ा सा आप जानते रहो। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे सजातीय श्रेणी। क्या पढ़ाएंगे? ये सूत्र है क्रियात्मक समूह का, क्रियात्मक समूह का नाम है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, सूत्र जानते रहो, सूत्र के हिसाब से नाम भी जानते रहिए आप। अगला हेडिंग क्या होगा आपका? सजातीय या समजाति श्रेणी। समजाति, सजातीय या समजाति श्रेणी मतलब एक ही जाति वाला श्रेणी होगा, और यहाँ जाति शब्द का मतलब है क्रियात्मक समूह। यहाँ जाति शब्द का मतलब क्या है? क्रियात्मक समूह। अगर एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाएगा तो बोल देंगे सजाति श्रेणी है। होमोलॉगस, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा है कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। सजातीय श्रेणी कहलाता है या कहलाती है, पाई जाती है, कह दिया आपने। सजातीय श्रेणी कहलाती है। अच्छा पहले आप समझ लो, देखो ध्यान से देखो, सजातीय श्रेणी का मतलब है ना जिसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाए, बहुत सारे यौगिक रहें और उसमें क्रियात्मक समूह क्या? एक ही प्रकार का। जैसे एग्जांपल, जैसे आपसे कोई कह दे, जैसे आप जानते हो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जानते हैं। जैसे एल्केन के बहुत सारे यौगिक होंगे ना, एल्केन में जो एन नहीं है वो भी एक प्रकार का क्रियात्मक समूह ही है। एन एल्क नहीं, जो एन है, जो ईन है, जो आइन है, वो एक प्रकार का क्रियात्मक समूह ही है। एक प्रकार का है, एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है एन, ईन, आइन। जैसे हेलोजन आ जाए, हेलोजन, तो ध्यान दें ये क्रियात्मक समूह है। जैसे मान लीजिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसा आ जाए और सब में एन आ रहा है, तो इसको बोल देंगे एक सजातीय श्रेणी है, और उस सजातीय श्रेणी का नाम हो जाता है कि ये एल्केन सजातीय श्रेणी है। हाँ, मतलब जो एल्केन है वो एक प्रकार का सजातीय श्रेणी है जिसमें बहुत सारे यौगिक हैं, जिसमें एन ही पाया गया है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे ही मान लो जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, वो एक सजातीय श्रेणी बन जाएगा, उसका नाम होगा एल्कीन। क्या नाम होगा? हाँ, ऐसे आपने प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन ऐसा लिख लिया, वो एल्काइन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये सजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो सजातीय श्रेणी में क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे बता दे रहा हूं मैं।
कुछ एग्जाम्पल, अभी लिखना नहीं, उसको उसको समझ लो, बाद में लिख लेना। पहले इसके टॉपिक्स पे मैं कुछ लिखाऊंगा। देखिए ध्यान से, जैसे देखो जैसे आपको मैं बता दे रहा हूं, जैसे आप ऐसा कर लो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एल्केन की। एल्केन एक सजातीय श्रेणी है, इसमें CH4 आ जाए, C2H6 आ जाए, C3H8 आ जाए, C4H10 आ जाए, ये सब आ जा रहे हैं। तो बहुत सारे यौगिक हैं जिनमें एन एन ही आएगा, सभी का नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे रहेंगे। सबको मिला के बोल देंगे कि सजातीय श्रेणी है, और सभी सजातीय श्रेणी का नाम दिया गया। जैसे कोई एल्कोहल अगर OH है तो बोल देंगे एल्कोहल है श्रेणी, एल्केन वाला है, एल्कीन वाला है, एल्काइन वाला है। ऐसे मान लो अगर आपका एल्कीन वाली बात कर लूं मैं, संभव बहुत सारे हैं। एल्कीन की बात कर लूं, इसमें क्या होगा, C2H6 होगा, H6 नहीं, H4 डबल हाइड्रोजन, और C3H6, C4H8, C5H10, ये भी एक सजातीय श्रेणी है। सभी का एन इन आएगा, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। हाँ, ऐसे एल्काइन भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, एल्काइन। इसमें क्या होगा, हाँ, C2H2 आ जाए, C3H4 आ जाए, C4H6 आ जाए, C5H8 आ जाए। इसके अलावा एक आपका होता है ना एल्कोहल, मान लो मैं बात करूं एल्कोहल, इसकी बात कर लूं, आपके बुक में एल्कोहल को समझाया, थोड़ा सा एल्कोहल में को समझाया NCERT, उसने ऐसा लिखा है CH3, मान लो CH3OH आ जाए, क्या आ जाए, C2H5OH, C2H5, C3H7OH, वही जो एथिल प्रोपिल बनाया था वही OH लगा दो, ठीक है। तो C4H9OH, मतलब सभी में OH पाया गया है, ठीक है। अभी सबका नाम भी होता है, ठीक है। इसका नाम होता है मेथेनॉल, अभी नहीं जानिए आप लोग, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसा इसका नाम होता है। अब कैसे नाम आता है वो सब के बारे में भी अब पढ़ेंगे बाद में। बस जानते रहो ये एल्कोहल सजातीय श्रेणी है जिसमें OH पाया गया है। ऑल आता रहेगा, ऑल, OH के लिए ऑल लिखा जाता है, ठीक है, जब IUPAC नाम लिखेंगे तब, ठीक है। तो देखो सजातीय श्रेणी की विशेषता क्या क्या है। सबसे पहली सजातीय श्रेणी की विशेषता होती है ना, मैं बता रहा हूँ कि सजातीय श्रेणी की सबसे पहली विशेषता है, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा दिखाया जा सकता है। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा, जैसे मान लो सब के लिए एक ही फार्मूला है, CnH2n+2। एल्केन में से मान लो इसका देखना, बस n का मान वेरी करेगा ना। जैसे देखो एल्केन का फार्मूला क्या लिखेंगे, CnH2n+2, मान नीचे लिख दे रहा हूं मैं, एल्केन का फार्मूला यही, बस यहाँ n का मान रखते जाओ, ये मिलता चला जाएगा। n का मान 2 रखा तो ये मिलेगा, 3 रखा तो ये मिलेगा, 4 रखा तो ये मिलेगा। ऐसे यहाँ CnH2n है, यहाँ क्या है, CnH2n-2। तो यही बताते हैं कि सजातीय श्रेणी में जितने भी सदस्य पाए गए, जितने भी यौगिक हैं, सबको बोलते हैं सजातीय श्रेणी के सदस्य। वही बोलते हैं ना सजातीय श्रेणी के, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों को, या सजातीय श्रेणी के सदस्यों को आपस में, मतलब परस्पर आपस में सजात कहते हैं कि ये एक ही जाति के हैं, मतलब इनमें क्रियात्मक समूह क्या है, एक ही है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों को आपस में क्या कहा जाता है, सजात या समजात, एक ही जाति के हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं होमोलोग्यू, या होमोलॉग भी कह सकते। सदस्य, जितने भी सदस्य सबको बोलेंगे सजात हैं, ये भी सजात हैं, एक ही क्रियात्मक समूह वाले। तो पहली देखो सजातीय श्रेणी की विशेषताएं भी मैं दिखाऊंगा आपको, सजातीय श्रेणी में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता होती है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सूत्र के द्वारा दिखा सकते हैं, सबके लिए एक ही फार्मूला है। अगर मैं इसकी फार्मूला बनाऊं ना, जैसे मैं यहाँ फार्मूला आपको बना के दे रहा हूँ, जैसे कोई कहे अल्कोहल का फार्मूला बनाओ, आपने इसका याद कर लिया,
और आपसे कोई कहे एल्कोहल का फार्मूला बनाओ ना, तो इसमें देखो देखो एल्कोहल में OH को हटाना नहीं है, OH से ही एल्कोहल की पहचान, तो OH को मत हटाइए। इसके बाद मैं कार्बन और हाइड्रोजन को मान के फार्मूला बना रहा हूं। इसमें देखिए जो हाइड्रोजन है कार्बन के दोगुने से एक ज्यादा है, भाई तो देख पा रहे हैं OH है वही एल्कोहल को दिखाता है। उसके अलावा देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है यहाँ कार्बन के दोगुने से एक ज्यादा है, यहाँ भी वही हाल, दोगुने से एक ज्यादा, यहाँ भी दोगुने से एक ज्यादा। तो जानते हैं इसका फार्मूला क्या लिखेंगे? लिखेंगे CnH2n + 1। इसका फार्मूला ऐसे बन जाएगा कि कार्बन का दोगुना है हाइड्रोजन और उसमें एक ज्यादा है, फिर OH को हटाना नहीं, OH रहेगा तभी तो एल्कोहल कहेंगे। इसके बाद ये फार्मूला सबका बनेगा CnH2n + 1 OH। अगर मान लो यहाँ पे X आया होता तो यहाँ X कर देते हैं, CnH2n + 1 X। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही बन जाते फार्मूला, आपको ज्यादा उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बना सकते हैं। बहुत सारे यौगिक रट लो, उन सब में देखो क्या दिक्कत है क्या नहीं, उसके हिसाब से बना लो फार्मूला। फार्मूला बना लीजिए आप। जैसे कोई कहे, देखो ध्यान से, जैसे कोई कहे कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिनमें COH पाएगा उन्हें बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, बोले इसका फार्मूला बना के दिखाओ। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर है तो उनमें COH को नहीं हटाना है, एल्कोहल में OH को नहीं हटाना है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसे नहीं हटाना है? COOH को। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे C2H5COOH, C3H7COOH, ऐसा हो जाएगा। ये क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये मतलब इनको मिला के बोलेंगे सजातीय श्रेणी मिल गई, इसका नाम होगा, सबका बोलेंगे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सब क्या है? सभी को बोलेंगे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इसमें ये जो समूह नहीं है इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। COH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, और जिन भी यौगिकों में पाया जाता है उनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस क्रियात्मक समूह का नाम ही हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल सजातीय श्रेणी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप, इसका जो फार्मूला बनेगा ना, अब देखो इसमें आपको इसको नहीं छोड़ना है, बना लो फार्मूला। क्या होगा? CnH2n + 1। भाई कार्बन जो है, देखिए कार्बन का दोगुना है हाइड्रोजन ना, उसमें एक ज्यादा है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने से एक ज्यादा है, तो लिखेंगे Cn है और H2n है +1 है, एक ज्यादा है, फिर साथ में क्या है? बस, और कुछ नहीं है। ऐसा बना सकते हैं आप। हालांकि मेरा उद्देश्य इसकी चर्चा नहीं करना था, मैं बता रहा हूं कि सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होंगे सबके लिए कॉमन फार्मूला बन सकता है, होता है। दूसरा क्या है? सजातीय श्रेणी के अगर दो क्रमागत सदस्य हैं, दो क्रमागत सदस्य हैं, उनका मतलब कह सकते हैं दो क्रमागत सदस्यों के बीच में अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है, अणुसूत्र में CH2 का और भार में 14 का, और सूत्र में CH2 का और भार में, जैसे मान लो जैसे मैं इन दोनों की चर्चा कर रहा हूं, तो अगर आप ना इसमें CH2 जोड़ दो तो ये तुमको मिल जाए। देखो ध्यान से, अगर दो सदस्य हैं क्रमागत वाले, ऐसा नहीं पता लगा इस किस से नहीं, दो क्रमागत, जैसे ये, तो इनमें अगर आप CH4 से बढ़ रहे हो तो कार्बन बढ़ाओ, तो CH2 अगर आप इसमें जोड़ते हैं ना तो कार्बन C2 हो जाएगा और H4H2H6। ध्यान दें आप कि कार्बन और कार्बन, दो कार्बन हो जाएगा, और H4H2H6 हो जाएगा। ऐसे यहां फिर जोड़ लो CH2, फिर क्या मिले तुमको? C3 हो जाएगा, H8 हो जाएगा। यही बातें हैं, इसमें CH2 जोड़ लो। हाँ, तो वही है कि इस प्रकार देखो फायदा भी होता है। अगर आप सजातीय श्रेणी में एक फायदा जानते हैं, अगर आप किसी एक सदस्य का नाम मतलब रट लो और उसके बाद बनाना CH2 जोड़ते जाओ, बाकी सब मिलते चले जाएंगे आप, ये भी फायदा होता है। किसी एक को रट लो, याद कर लो, बाकी सबको बनाते चले जाओ, अपना CH2 जोड़ते हुए बनाते चले जाओ। ये हाँ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि बदल जाएगा। यहाँ भी देखो, अगर तुमसे C2H4 से ये बनाना है तो क्या CH2 जोड़ दो, तो C2 और C3 हो जाएगा, H4H2H6 हो जाएगा, H6 हो जाएगा। यहाँ भी वही हाल है, CH2 तो C4 हो जाएगा, H8 हो जाएगा। हाँ, यहाँ भी जोड़ लो CH2, तो 4 1 5 और 8 2 10 बन जाएगा। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी क्या हुआ?
भाई 2 1 3 हो जाए और 2 2 4, हाइड्रोजन 2 2 4 हो जाएगा, कार्बन 2 1 3। यहाँ बात करें 3 1 4, 4 2 6, है ना। कि अगर आप सजातीय श्रेणी जान लो, ये कैरेट लो, बाकी सबका बता सकते हैं आप बढ़ने वाले सदस्य। यहाँ ये भी बता सकते हैं आप CH2 जोड़ लो, तभी तो 5 होगा। और कार्बन 1 और 2 हो जाएगा, और H 3 और 2 5 हो जाएगा। भाई ये देखो, ये 1 1 2 हो जाएगा ना, C2 और H 5, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो देखो 3, हाँ C3 हो जाएगा, और 5 2 7 H7, यहाँ बात हो जाए भाई C4 हो जाएगा, H9 हो जाएगा भाई। 3 1 4 7 2 9, ऐसे ही बताया जा रहा है कि सजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों में अणुसूत्र में CH2 का। और देखो जब अणुसूत्र में CH2 का आया, तो जब ये जुड़ेगा तो भार कितना जुड़ेगा, 12 2 14, भार में कितने का डिफरेंस आएगा, 14 का डिफरेंस आएगा। भाई इन दोनों में जब अणुसूत्र में CH2 का डिफरेंस है, तो भार में कितने का डिफरेंस है, तो यही है कि अणुभार में 14 का डिफरेंस होता है, 14 U का, 14 U का डिफरेंस होता है। सब में सही रहेगा, ठीक है। 2 विशेषता लिखी आपने। और तीसरा बात है कि जो सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य हैं, उनके जो भौतिक गुण हैं, उनके भौतिक गुण, मतलब ये कह दीजिए आप कि रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है। मतलब जैसे मान लो, जैसे ये जो रिएक्शन दिखाएगा ना, सामान्य केस में वही रिएक्शन ये भी दिखाएगा। मतलब अगर एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य हैं, तो सामान्य केस में कोई रिएक्शन की बात आई, जैसे एल्केन रिएक्शन दिखाएगा, वो एल्केन में सब दिखा देंगे, लगभग सब। ऐसे अगर एल्कीन दिखाएगा, ये दिखा देगा। इनका और इनका रिएक्शन अलग होगा, मतलब ये अलग रिएक्शन दिखाएंगे, ये अलग रिएक्शन दिखाएंगे, ये अलग रिएक्शन दिखाएगा, ये अलग रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो रिएक्शन दिखाएगा, उसमें लगभग सभी दिखाएंगे। तो वही कहा जाता है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म का मतलब जानते हैं, क्वथनांक गलनांक ये सब अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि जानते भार बढ़ता जा रहा है, तो जो क्वथनांक गलनांक होता है ना, सब भार पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्वथनांक गलनांक भी बढ़ेंगे, बढ़ेंगे मतलब क्वथनांक गलनांक घनत्व ये सब चीजें कैसे बढ़ेंगी, जब द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए आप कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और एक पॉइंट है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य विधि के द्वारा बनाया जा सकता है। हाँ, मतलब जैसे आप इसको जिस विधि से बना सकते हैं, उसी विधि से इसको बना सकते हैं, उसी विधि से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लिखो हेडिंग सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। देखिए पहली विशेष, फर्स्ट पॉइंट करेंगे, सजातीय श्रेणी के सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा, सामान्य का मतलब सब में कॉमन होगा ना, एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, सजातीय श्रेणी के सजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों, किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के बीच
सदस्यों के बीच अणुसूत्र में CH2 का अणुसूत्र में CH2 का तथा अणुभार में 14 U लिखेंगे। अणुभार का मात्रा क्या होता है? यूनिफाइड मास ना, यू से दिखाते हैं। 14 U का अंतर होता है। अगला लिखें आप, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य विधि के द्वारा बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट की देखो, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म समान क्रियात्मक समूह पाए जाने के कारण लगभग समान होते हैं। अगला लिखना, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के सभी सदस्यों सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के भौतिक गुणधर्म देखो ब्रैकेट में, जैसे क्वथनांक, गलनांक, घनत्व, हो गया। क्वथनांक, गलनांक, घनत्व। एल्किल एल्किल में लिखो अणुभार। घनत्व तो बंद कर दो ना। अणुभार भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न होता है। अणुभार भिन्न भिन्न होने के कारण, मतलब भिन्न भिन्न अणुभार है तो इनका जो है क्वथनांक, गलनांक, घनत्व भी क्या रहेगा? हाँ, भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो इतना बहुत है आपके लिए। बस जानते रहो कि क्या क्या विशेषता पूछता है एग्जाम से। इस सजातीय श्रेणी क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो 1 2 4 विशेषता लिख देना आप लोग, सभी ना लिखिए, 1 आध 2 लिख देना। और हालांकि आप ये लिख देना, बस हमको इतना डीपली नहीं बताने की जरूरत है। बस बोल देना कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के भौतिक गुणधर्म एक समान होते हैं। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुणधर्म एक समान, ऐसे कर देना। अब क्यों भिन्न होते हैं, क्यों समान, वो लिखाया गया है कि रासायनिक गुणधर्म क्रियात्मक समूह के समान होने की वजह से समान होता है,
और भौतिक गुणधर्म क्यों भिन्न होता है? क्योंकि जो है, हाँ नहीं, क्रियात्मक समूह नहीं, अणुभार बढ़ता जा रहा है। जैसे नीचे जाएंगे तो अणुभार बढ़ता जाएगा, तो अणुभार बढ़ने की वजह से ये क्वथनांक बढ़ता जाएगा, गलनांक बढ़ता जाएगा, घनत्व भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सामान्य केस में। तो अभी आप इतना ही पढ़िए, आज आप इतना ही पढ़िए। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करें। इसके बाद अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाए, कौन कौन सी सिस्टम है कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने की, पद्धतियां कौन कौन सी हैं, वो सब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के बारे में अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।